नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 34 है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, इसको मैंने आपको वहाँ पर समझाया भी था। उम्मीद करता हूँ बेटा आपने उसको प्रैक्टिस की होगी। अब मैं इसको एक बार और इसको डिराइव करूँगा। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया था तो उनके लिए आज का वीडियो लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। बस आप लास्ट में इसका फाइनल रिजल्ट एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो शुरुआत की थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया तो आप अपना ये जो वर्क है इसे आप अपनी फेयर कॉपी में उतार सकते हैं बेटा। तो देखिए, अब इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि ये कोई क्षण चुंबक है। इसमें दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी है 2L। यह है इसका ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य के बारे में बेटा आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य होता है पॉजिटिव यानी +m और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य होता है -m। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी। क्योंकि ये काम आएगा इसलिए यहाँ पर ये बता दिया गया है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सेम वैसे है जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में होता था, यानी P इजिकल टू क्यू इंटू 2a लिखा जाता था और P वेक्टर इजिकल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर लिखा जाएगा। तो बेटा यहाँ पर भी M वेक्टर इजिकल टू M इंटू 2L वेक्टर लिखा जाएगा। ये इसका इसी से ये लिंक है, इसलिए आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी इसको हम डिराइव करेंगे। देखिए बेटा, जब मैंने आपको क्षण चुंबक के गुणधर्म पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, क्षण चुंबक को बार मैग्नेट कहा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो उसमें जैसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके सारे बताए गए थे। आप पुराने वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चौथा पॉइंट यानी गुणधर्म नंबर 4 और गुणधर्म नंबर 5, ये दोनों गुणधर्म आपके जो मैंने आपको नोट्स सेंड करे हैं उसमें एक पेज मिसिंग है। कल संडे को मैं देख रहा था तो उसमें नोट्स में मुझे पता लगा कि एक पेज इसमें मिसिंग हुआ। तो चौथा और पांचवा गुणधर्म आप वहां पे देख, जब वीडियो है उसमें तो ये पूरा क्लियर है, चौथा पॉइंट भी है और पांचवा पॉइंट भी है, लेकिन नोट्स में ये चौथा और पांचवा पॉइंट मिसिंग है। आप चाहो तो अभी भी देख सकते हो। तो देखिए बेटा, चौथा पॉइंट क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कि सजातीय ध्रुवों के मध्य यानी उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा और विजातीय NS या SN, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव इसके बीच में आकर्षण लगेगा। तो बड़ी सिंपल सी पॉइंट है ये, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। बात समझ में आ रही है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको नोट्स सेंड किए गए थे पहली बार, इसमें 12 पेज है, आप चाहो तो अभी देख सकते हो, उसमें एक पेज मिसिंग है, बीच में कोई पेज मिस हो रहा है, पेज नंबर 6। आपको तो पता नहीं लगा होगा, लेकिन मैं जब उसको देख रहा था तो मुझे पता लग गया, मेरी नजर पड़ गई बेटा उस पर। तो वहां पर मैं देखता हूँ कि चौथा गुणधर्म और पांचवा गुणधर्म मिसिंग है, केवल तीसरा है और तीसरे के बाद छठा आ रहा है। तो चौथा और पांचवा वही मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथा गुणधर्म है सजातीय के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा और विजातीय के बीच में आकर्षण लगेगा। वैसे ये वीडियो में पूरा बताया गया था, तो जिन बच्चों ने वीडियो देखा है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केवल नोट्स उतारते हैं उनको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए वीडियो को आप हमेशा देखते रहा करें। देखिए, एक और पॉइंट है, वो ये है ध्रुव सामर्थ्य। जो पांचवा पॉइंट है वो है ध्रुव सामर्थ्य। अब जिन बच्चों ने ये काम कंप्लीट कर लिया हो तो उनको ये समस्या आ जाएगी कि सर ये कहाँ उतारे। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कॉपी का जो ऊपर का पेज स्पेस होता है वहां पर ये आप पॉइंट्स उतार सकते हो, उसी जगह पर, इस जगह पर आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट लिख के। तो ध्रुव सामर्थ्य होता है, आपको मैं भी बता रहा हूं आपको, चुंबकीय ध्रुवों द्वारा
लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। अब जिन बच्चों को इस चीजें आती है तो उस वीडियो को स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ध्रुव सामर्थ्य होता है चुंबकीय ध्रुवों द्वारा लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखनी है कि उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य होता है +m और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य होता है -m। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब दो बातें और आपको बस ध्यान रखनी है, इसमें आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा कि क्षण चुंबक, तभी तो आगे के प्रश्न करे होंगे, क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत तोड़ दोगे, यानी कि आप इस तरह से इसको तोड़ दोगे तो क्या होगा बेटा, ये दो क्षण चुंबक बन जाएगी। लंबाई के लंबवत तोड़ोगे तो ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी लंबाई के लंबवत अगर आप तोड़ दोगे तो m डज नॉट चेंज, m अपरिवर्तित, ये ध्यान रखना आप। ऐसे कैसे अपनी कॉपी में टॉप पे उतार दीजिएगा इसको। और लंबाई के अनुदिश अगर आप इसको बराबर भागों में काट दोगे तो m आधा हो जाएगा। और डिटेल में इसको आप पुराने वीडियो लेक्चर में जाके भी आप इसको देख सकते हो, एक बार देख लेना कि गुणधर्म का वीडियो लेक्चर कौन सा है, वहां पर याद हो जाएगा। तो चौथा और पांचवा पॉइंट आपके मिस हो रहा था, वो मैंने यहाँ पर बता दिया, किसी बच्चे ने मुझे बताया था तो वो मेरी ड्यूटी बनती थी बेटा, मुझे आपको ये बताना था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं आज की वीडियो लेक्चर में का ये पहला पॉइंट है, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में आता है तो इसका वेटेज रहेगा 2 नंबर का। डेरिवेशन पोर्शन है, अच्छा खासा इसका वेटेज रहेगा बेटा, क्योंकि इसमें कई सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहली जानकारी तो आपके लिए ये थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना है कि थ्योरी क्या लिखेंगे। तो थ्योरी आपको मैं ये सलाह देता हूँ कि कभी भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इधर, माना एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव सामर्थ्य m है। अब हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य +m होता है और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य -m होता है। तो जिसका ध्रुव सामर्थ्य m व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है। क्लियर है? हमें क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए बेटा, इसका आपको डायग्राम बना लेना है। इसके थ्योरी लिखने के बाद में आप डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गई क्षण चुंबक, ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव N और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव S। उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य +m होता है और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य -m होता है। चूंकि हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, यानी कि सैटरडे के वीडियो लेक्चर में, हमने उत्तरी ध्रुव से r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी। तो बेटा देखिए, अब हमें क्या करना है, ये इसका मध्य पॉइंट हो गया बिंदु O। अच्छा, यहां से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l। क्लियर? कहां ज्ञात करना है, मध्य बिंदु से r दूरी पर, कौन सा, अक्षीय रेखा, ये अक्षीय रेखा है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, इसका ध्रुव सामर्थ्य होता है +m और इसका ध्रुव सामर्थ्य होता है -m। ठीक है? वैसे ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, चैप्टर नंबर 1 में भी अच्छे से समझाया था, दोबारा मैं आपको ये समझा रहा हूँ, यानी कि आपका रिवाइज भी हो रहा है, यहाँ पर आपके दिमाग में अच्छे से जाना चाहिए ये। ठीक है? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जब भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो वहां पर एकांक धन परीक्षण आवेश को मान लेते हैं, यानी Q0 बराबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर M0 बराबर +1।
यानी कि क्या मान लिया, इसको लिखेंगे नहीं, बस मान लिया कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए एकांक ध्रुव सामर्थ्य का एक कोई क्षण चुंबक या कोई चुंबक को रखा हुआ मान लिया गया। क्लियर बेटा। अब इस पॉजिटिव के कारण इस पॉजिटिव पर जो बल लगेगा, या आप इसको क्षेत्र से परिभाषित कर दीजिए, जो क्षेत्र लगेगा इस धनात्मक के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो बाहर की तरफ जाएगा और उसे बोलेंगे BPN, यानी P पर N के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर चला गया। और इस S के कारण चूंकि नेगेटिव है तो ये आएगा अंदर की ओर, BPS। कई बार क्या होता है बच्चों कि इन N और S को भी बिंदु मान लिया जाता है कि ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B। तो या अगर ये A है तो N की जगह A आ जाएगा और ये B है तो S की जगह B आ जाएगा। इतनी सी बात है। अब मैं इसको रफ करूंगा और उसको आगे सॉल्व करूंगा। तो बेटा देखिए वही बात आ गई ना, माना एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य M व दोनों के मध्य की दूरी 2L, हमें क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा पर R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। रटने की जरूरत नहीं है, रटा हुआ आपको काम भी नहीं आएगा, आप भूल जाओगे एंड में जाके, लेकिन अगर समझ लिया आपने तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। अब क्या करेंगे, अब स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो बच्चों देखिए ये बिंदु P, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्योरी लिखनी होगी कि बिंदु P पर क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया था वो वीडियो को स्किप कर ले, आगे बढ़ जाएं। BPN वेक्टर, P पर N के कारण तो फॉर्मूला होता है μ0/4π। अच्छा ध्रुव सामर्थ्य कौन सा लिखा जाएगा, ये वाला नहीं, जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चूंकि ये उत्पन्न कर रहा है इसके कारण तो इस वाले का वैल्यू लिखी जाएगी। तो m/, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बेटा बताया था पिछली क्लास में, दोबारा देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है l। तो ये r में से ये l खत्म हो जाएगी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी r - l। क्लियर है। तो यहां डायरेक्ट लिख देता हूं r - l का होल स्क्वायर। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये इस दिशा में जा रहा है और इस दिशा को i कैप कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार अब मैं ये पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूं, इसके बदले बोल देता हूं, इसी प्रकार बिंदु P पर क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BPS वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π m/, बच्चों देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी r, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी r + l, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां पर आ जाएगा r + l का होल स्क्वायर। इस वाले अगर इस डायरेक्शन को i कैप कहा जाएगा तो इसके अपोजिट ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -i कैप हो जाएगा, -i कैप, समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम को मैंने रफ कर दिया, अब मैथमेटिकल चलेगा। बायो वाले बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है, मैथ वाले बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बोर्ड पे देखते रहिए, लेकिन बायो वाले बच्चों को यहाँ पर अच्छे से समझना है आपको। एक सदिश इस दिशा में है और एक सदिश इस दिशा में है, ये यानी कि ए वेक्टर मान लीजिए और ये बी वेक्टर मान लीजिए, और दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो बेटा रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, a - b करेंगे या b - a करेंगे। अब हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन सा यहाँ पर छोटा है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर परस्पर विपरीत दिशा में है तो उसका सदिश घटाव किया जाता है, और अगर वो एक ही दिशा में है तो उसका योग किया जाता है। अभी चूंकि अलग अलग दिशा में है तो यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, इसका घटाव कर देंगे। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है तो उसका तरीका देखिए,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। एक में 1 अपॉन r माइनस एल स्क्वायर का भाग लग रहा है और एक में 1 अपॉन r प्लस एल स्क्वायर का भाग लग रहा है। इन दोनों में से ये संख्या छोटी है, ठीक है ना, ये स्मॉल है, और ये वैल्यू इसके कंपैरेटिवली इसकी वैल्यू बड़ी है। तो अंश बटा हर में जब छोटी संख्या का भाग लगता है तो परिणामी मान बढ़ जाता है। कैसे? एक बार में 1/5 करूंगा, एक बार 1/10 करूंगा। तो चूंकि 5 का भाग लगाया, 100 मान लीजिए, इसे और अच्छे से समझ में आएगा। 100 में 5 का भाग लगाया और एक बार 100 में 10 का भाग लगाया, तो इसका मान आ गया 20, जबकि इसका मान आया 10। तो जितनी छोटी संख्या का भाग लगाओगे, यानी जितना भाग लगाने का मतलब बटना होता है, तो जितना कम यहाँ पर होगा उतना ही परिणामी मान ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार जो भाग लगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और ये r प्लस एल का स्क्वायर, तो ये वाली राशि बड़ी है, ये राशि छोटी है। तो एक बात लिखनी पड़ेगी, चूंकि बिंदु P पर दोनों तीव्रताएं परस्पर विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता डायरेक्ट लिख सकते हो आप BP। इसका मतलब हो गया परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूं मैं, BPN माइनस BPS। वेक्टर की बात खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन पता लग गया कि जिधर बड़ा जाएगा उधर ही परिणामी मान जाएगा। तो बड़े की वैल्यू लिख देंगे और फिर छोटे की वैल्यू लिख देंगे। तो BP इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4। ये सब चीजें जो वेक्टर का होता है ना, ये सब 11वीं क्लास में सिखाया जाता है। सारा वेक्टर आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है, कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, कैसे होता है, जब एंगल होगा, ठीक है ना। 12th क्लास में बस केवल इसको अप्लाई करना होता है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक आई कैप है, एक माइनस आई कैप है, तो यहाँ पर चूंकि परस्पर विपरीत दिशा में है तो बटा दो, और अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो जोड़ दो। अब यहाँ पर बड़े में से छोटा, तो बड़ा ये लिख दिया, छोटा ये लिख दिया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ काम नहीं करना, बस केवल इसमें सॉल्व, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए BP इज इक्वल टू, ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, BP बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। तो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, बच्चों देखिए इधर आराम से, r माइनस एल का होल स्क्वायर और इधर r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो दोनों को साथ लिख देंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रख दिया, ऐसा लिखा जा सकता है। अब r माइनस एल का होल स्क्वायर और ये r माइनस एल का होल स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो एक से गुणा होकर क्या बन जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये r प्लस एल का होल स्क्वायर से कट गया, तो क्या बचेगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। आगे देखते जाइए, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, इधर देखिए, इसको खोल लीजिए ऊपर वाले को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl ब्रैकेट माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl ब्रैकेट। ये क्या है बेटा, देखिए इधर वेरी इंपॉर्टेंट, ये है r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दोनों का स्क्वायर। ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वही चीज याद कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर को हटा दिया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए क्या क्या कट जाएगा, आर स्क्वायर से, देखना यहाँ पर, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट गया, 2rl माइनस और माइनस प्लस, सॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे। म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, 2rl माइनस माइनस प्लस, तो 4rl अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी होगी, इसको उतार लीजिएगा बेटा। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है और ये सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है कि यदि क्षण चुंबक अत्यंत छोटी हो, यानी क्षण चुंबक बहुत छोटी हो, सेंटीमीटर में हो, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यदि क्षण चुंबक अत्यंत छोटी हो तो क्या होगा बेटा, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे। आपको वहां पर विद्युत द्विध्रुव में भी बताया गया था, वही चीज है यहाँ पर। तो बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, तो एम या सॉरी यहाँ पर 4 आर एल अपॉन, देखिए बेटा एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। हाँ, यदि क्षण चुंबक अत्यंत छोटी हो तो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे। यानी ये एल है, इसको आप बहुत छोटा मान लो, लगभग 0 मान लो। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लीजिए कोई क्षण चुंबक है जिसके दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी 2L का मान 4 सेंटीमीटर हो गया, तो L का मान कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपको इसके मध्य बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो बच्चों देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं। R की वैल्यू 10 मीटर, L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 2 × 10⁻²। अब आपने R का स्क्वायर करा तो ये हो गया 100, और आपने L का स्क्वायर करा तो ये हो गया 4 × 10⁻⁴, यानी कहने का मतलब 0.0004। तो 100 की तुलना में ये 0.0004 वो छोटी संख्या होगी, यानी इसको लगभग 0 के बराबर मान लो। क्या बुराई है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करोगे 100 में से 0.0004 का माइनस करोगे तो लगभग 100 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया, तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं, डायरेक्ट आर स्क्वायर लिख देते हैं। अरे नहीं, यहाँ पर स्क्वायर भी तो है, ये भी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई पर बचा 4 आर एल, आर की पावर 4। जो इन वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखता है ना, और शुरुआत से जो बच्चे देख रहे हैं वो 100% उनको पूरा समझ में आएगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। उनके लिए ऐसा ही जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं। बशर्त ये है कि आपकी कंटिन्यूटी कितनी है। आपकी जैसे मेरे वीडियो लेक्चर आप देखते होंगे कि डेली आते हैं, कभी मुश्किल ही एक आध बार कभी कोई दिक्कत आई होगी जब वीडियो लेक्चर नहीं आया, लेकिन जनरली बिल्कुल अभी कंटिन्यू आपको पास पहुंचते हैं। तो बेटे आपकी भी ड्यूटी ये बनती है कि आप भी इसको डेली ही देखा करें, बिना स्किप करें। हाँ, कोई चीज़ आपको समझ में आ गई, आप कॉन्फिडेंस हो गए तो आप उसको आगे बढ़ा दीजिए। मेरा मकसद इतना ही कि आपके ये समझ में आना चाहिए बेटे। और जो कभी देखा था आज देख लिया, आप 4 दिन बाद देख लेंगे तो उनके लिए तो समस्या होगी है। तो बेटा ध्यान रखिए, वीडियो को आपको पूरा देखना है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। अभी भी आप स्टार्ट नहीं हुए हैं तो चैनल में जाके सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हो। केवल पहला वीडियो नहीं है, और पहला वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हो जो फर्स्ट डे का जो वीडियो है वो भी बेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप मांगोगे तभी तो करेंगे। तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई 4L आर, और ये आर की पावर 4, तो ये हो जाएगा आर की पावर 3। ठीक, अब यहाँ पर थोड़े से लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, हल्का सा लॉजिक लगाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये BP इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ऊपर है 4L और नीचे है आर क्यूब। बच्चों देखिए इस 4 के 2 भाग कर लेंगे, एक को तो बाहर लेंगे और एक को अंदर ही रहने देंगे, अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए बेटा। 4 के टुकड़े कर दिए, 2 को बाहर लेकर आ गए और 2 को अंदर रहने दिया। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 4 से 4 भी तो कैंसिल हो सकता था। हाँ हो सकता था, लेकिन हमेशा कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है कि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट ना हो, असुविधा ना हो जाए हमें, क्योंकि हम यहाँ पर कैपिटल एम बनाना चाहेंगे। क्यों कैपिटल एम, क्यों, चुंबकीय आघूर्ण का की परिभाषा यही तो होती है m × 2L।
तो बेटा यहाँ पर बन गया ये। तो देखिए इधर BP इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि कांस्टेंट होता है। इसको भी इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि 2 से और 4 को कैंसिल आउट कर दो, नहीं, ये K की वैल्यू है, ठीक है ना। 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M इंटू 12 की जगह कैपिटल M अपॉन R क्यूब। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। आपको इस फॉर्म में ही लिखकर आना है और कोई फॉर्म नहीं लिखनी है। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हो, सदिश रूप में, तो BP वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन R क्यूब। हाँ, इसमें एक चीज ये कर सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह आप K लिख सकते हो, कैपिटल K, और साइड में लिख दोगे जहां K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये बेटा डेरिवेशन था अक्षय का। अब इसको आप एक बार नोट कीजिएगा या इसको एक बार आप अच्छे से समझिए, फिर मैं इसको रफ करके निरक्षीय का आपको समझाऊंगा। देखिए बेटा सेकंड डेरिवेशन है निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। मैंने इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर और इसका रिलेटेड डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। थ्योरेटिकल पोर्शन वैसा ही है जैसा अभी हमने पढ़ा था। अगेन कह रहा हूँ, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम से आपको समझना है और इसका डायग्राम आपको ध्यान रखना है। ये आपको एग्जाम में अगर ये आता है तो ऐसा ही आपको बनाना है। आइए देखते हैं। माना एक क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव सामर्थ्य M। तो बेटे N का ध्रुव सामर्थ्य इसका कितना हो जाएगा, इसका प्लस M हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव का -M हो जाएगा। वह दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2L है। हमें क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O, यहाँ पर मध्य बिंदु है O से निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर स्थित बिंदु P पर इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है और ये इसका डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में समझिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो इस बिंदु P पर एक बार ये पॉजिटिव M यानी उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। इसी प्रकार एक बार दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालेंगे, उसे समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। बेटे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 2L है, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, LL, और ये वाली डिस्टेंस है R। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया इस तरह का, लाइक दिस। ये है L, ये है R, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R² प्लस L², जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते ही हैं, उसका यूज करेंगे और इसको डिराइव करेंगे, आगे मैथमेटिकली ऑपरेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये एक क्षण चुंबक, ये N और ये S, ये मध्य बिंदु, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो एक बार इसके कारण आएगा, इसकी दिशा आ जाएगी इस दिशा में, और एक बार इसके कारण आएगी जिसकी दिशा आ जाएगी इस दिशा में। अब पहले यहाँ पर थ्योरी लिख लेते हैं। बिंदु P पर क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर BPN वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो फॉर्मूला होता है यहाँ ध्रुव सामर्थ्य अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी आ गई R² प्लस L² का होल स्क्वायर। क्लियर है। और डायरेक्शन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर I कैप, J कैप, K कैप से इसको डिफरेंस नहीं किया जा सकता कि ये दिशा कौन सी है। तो बेटा यहाँ पर ये हमें नहीं पता है, अगर ये होती तो I कैप इस तरह का होता तो J कैप, अब बट ये वाली डायरेक्शन हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख देना N2P। क्लियर है। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। BPN वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R² प्लस L², क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो वो फॉलो हो जाएगा, और दिस डायरेक्शन इसकी N2P। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से इसी प्रकार ये पूरी बिंदु P पर
चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण, तो बच्चों क्या आ जाएगा बी पी एस वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन आएगी P2S। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। आपने आवेश में भी ऐसे समझा था, धनात्मक के कारण बाहर की ओर और ऋणात्मक के कारण अंदर की ओर। यहाँ भी आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो बेटे ये आ गया समीकरण नंबर 2, बी पी एस वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन आ गई इसकी P2S। ये इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, बी पी एन वेक्टर का परिमाण बराबर है बी पी एस वेक्टर का परिमाण। कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैं केवल परिमाण की बात कर रहा हूं और इसको मान लेंगे बी के। माना ये कोई वैल्यू मान ली बेटा, केवल यहाँ पर पी एन पी एस हटाकर हमने मान लिया बी। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिंदु पर इस ध्रुव के कारण ये इस दिशा में है और इस बिंदु पर इस ध्रुव के कारण ये इस दिशा में है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, चूंकि बिंदु P पर दोनों ध्रुवों के कारण तीव्रताएं परिमाण में बराबर व दिशा में अलग अलग है, या विपरीत मत लिखना है, अलग अलग लिखना है, अलग अलग है। इसीलिए परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इनका सदिश वियोजन करेंगे। वियोजन का मतलब होता है इसके टुकड़े करेंगे, सदिश वियोजन करेंगे। तो बच्चों देखो, अब सदिश वियोजन वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं यहाँ पर अब इस सारे डायग्राम को हटाकर केवल बिंदु P वाले की डिस्कस करेंगे। ये बिंदु P, ये x अक्ष मान लो और ये y अक्ष मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में ये B लग रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में ये B लग रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर, माना कि ये जो एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, माना कि ये कोण है थीटा, माना कि ये कोण है थीटा, तो बच्चों ये कोण भी हो जाएगा थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। क्लियर है मेरी बात? यानी ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ कि ये कोई छड़ चुंबक, ये बिंदु P, ठीक है, ऐसा का ट्रायंगल बना। माना कि ये एंगल है थीटा, तो बेटा सर्वांग सम त्रिभुज है ये, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब इस भुजा को यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर लिया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो आप जानते हो अगर ये एंगल थीटा होगा तो बच्चों ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये एंगल थीटा तो बच्चों ये बन रहा है जेड, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, इसी अनुसार ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका सदिश वियोजन करेंगे। तो सदिश वियोजन करने पर आपको आता होगा, सदिश वियोजन करने पर जिधर कोण आता है उधर कॉस आ जाता है। तो बच्चों देखिए इधर क्या आएगा, इसका घटक निकाला तो ये आया बी कॉस थीटा और एक घटक ऊपर आ जाएगा बी साइन थीटा। इसी प्रकार जब इसका घटक निकाला तो वो आया इधर बी कॉस थीटा और इधर आ गया बी साइन थीटा। क्लियर है? दोबारा ध्यान दीजिए,
बिंदु P पर, इस बिंदु P पर दोनों ध्रुवों के कारण तीव्रता परिमाण में तो बराबर है परंतु दिशा में अलग अलग है। एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। जब भी फिजिक्स में ऐसा कुछ हो जाए कि दिशा अलग अलग है तो उसका सदिश वियोजन किया जाएगा परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए। सदिश वियोजन करने पर इसका एक घटक आया b cos थीटा और एक घटक आया b sin थीटा। इसी प्रकार इसका एक घटक आया b cos थीटा और एक घटक आया b sin थीटा। अब कहानी क्या हो जाएगी कि बिंदु P के, इस डायग्राम को अच्छे से देखते रहिए आप, b sin थीटा, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए आप, आपको एक बात पता लग रही होगी कि बिंदु P के लंबवत घटक परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कैसे? एक लग रहा है इस दिशा में और एक लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको बता देता हूं कि बिंदु P पर लंबवत घटक परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि अनुदिश घटक एक की दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बच्चों देखिए BP इजिकल टू, दोनों को जोड़ दीजिए, b cos थीटा प्लस b cos थीटा, तो BP इजिकल टू कितना हो गया 2b cos थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है आपको। 2b cos थीटा, b का मान रखो, b का मान समीकरण 3 से, अगर नहीं दिया तो वहां पर समीकरण नंबर 3 नाम दे देना। जहां पर मैंने लिखा था समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू दोनों बराबर है, b मान लिया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब सारी गणित यहाँ पर ये आ जाएगी। कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो बच्चों देखिए, ये आपने क्षण चुंबक माना, ये n और ये s, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरी 2l है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी l। क्लियर है मेरी बात? अब इससे r दूरी पर, ये r दूरी पर बिंदु P है और ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये कौन मान लिया था? थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, ऐसे पढ़ा है। cos थीटा, आधार कौन सा होगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बची हुई भुजा आधार। तो l अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो मैंने यहां से cos थीटा का मान रखा, तो cos थीटा का, इसको समीकरण नंबर 4 नाम देना, cos थीटा बराबर l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने की कृपा कर दो आप, तो कृपा कर लेते हैं। समीकरण 4 में रख दीजिए, रफी कर देता हूँ इसको। तो BP इजिकल टू, समीकरण 4 है 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ये समीकरण 4 है, और कॉस थीटा बराबर आया l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मान रख दो। तो BP इजिकल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 2 से 4 काट दीजिए, मत काटना, काट सकते हैं लेकिन काटो मत, क्योंकि फिर क्या है, ये अनबैलेंस हो जाएगा। m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 म्यू नॉट ml अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे? देखिए इधर 2 म्यू नॉट ml, ये पूरा लिख दिया, 4 पाई की जगह 4 पाई, ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1 है, और इधर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2 लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे, चूंकि l का मान अत्यंत अल्प है, इसीलिए l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे।
नगण्य मान लो, तो बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में मैंने पूरा बताया है आपको, ठीक है ना, वहां पर एक बार अच्छे से देखना, वहां पर भी आपको समझ में आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ जाना। 2 म्यू नॉट 4 पाई एम एल अपॉन आर स्क्वायर, इस एल स्क्वायर को 0 मान लो, तो आर स्क्वायर प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, की पावर 3/2, तो बीपी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम एल अपॉन आर की पावर 3। कैसे 3? आर स्क्वायर की पावर 3/2, जब पावर की पावर करते हैं आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आर की पावर 3 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तभी तो मैंने मना करा था काटने से, काट देते तो सिर्फ अंदर क्या ले जाते हैं, ठीक है, और क्यों ले जा रहे हैं अंदर, ताकि m इंटू 12 बन जाए, जो कैपिटल M के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l अपॉन r क्यूब, तो बीपी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r क्यूब। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपका रिजल्ट आ गया, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले वाले यहाँ पर चाहो तो आप निरक्षीय भी लिख सकते हो, इसी तरह से वहां पर पहले जो आपने सॉल्व करा था वहां पर आप अक्षीय भी लिख सकते थे। ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पर फाइनली एक चीज और है कि अगर आप इसको सदिश रूप में लिखोगे, इसको अगर आप सदिश रूप में लिखोगे तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा, बी निरक्षीय इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब आएगा। क्यों आएगा माइनस, तो उसका रीजन सुन लो, ये क्षण चुंबक, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। आपको बताया था एम वेक्टर की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस एम और ये प्लस एम, तो इसकी डायरेक्शन आ गई इस दिशा में। जबकि बिंदु पी पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, उसकी डायरेक्शन आ रही थी इस दिशा में। दोनों अपोजिट है, अपोजिट को बैलेंस करने के लिए किस साइन का उपयोग किया जाएगा, नेगेटिव का। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, बी वेक्टर एम वेक्टर के अपोजिट है, बात क्लियर है। तो बेटा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो आज हमने अक्षीय पर देखा, निरक्षीय पे देखा, तो जिन बच्चों को ये ऑलरेडी आता था उनको तो बस केवल एक बार ये रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उनकी गलती है, उनको चैप्टर नंबर 1 पहले देखना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। इसलिए आप चैप्टर नंबर 1 को पहले देखिए, उसके नोट्स को अच्छे से पढ़िए, अपनी कॉपी में उसको राइटअप में लिखिए, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 8 में आइए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये कोई टफ नहीं है, सिंपल सा है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो बेटे अब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं जब इसके PDF सेंड करूँगा तब आप इसको लिख लीजिएगा। आज की वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके डेरिवेशन आगे इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।